मित्रों नमस्कार। मैं असम से उदय भानु पांडे हिंदी के विशुद्ध साहित्यकार और युग पुरुष रघुवीर सहाय साहब को एक श्रद्धांजलि देने आया हूँ, लेकिन इसे मैं असाहित्यिक श्रद्धांजलि कहता हूँ। आज सोचता हूँ कि आदरणीय रघुवीर सहाय जैसे बहुआयामी साहित्यकार को ऐसी श्रद्धांजलि देना क्या एक गुस्ताखी नहीं है जो असाहित्यिक हो। उनके समय दिनमान साप्ताहिक पत्रकारिता ने जो ऊंचाइयां हासिल की थीं उसे हम हिंदी पत्रकारिता और हिंदी गद्य का स्वर्णिम काल कह सकते हैं। मैं कविता की बात नहीं करता क्योंकि उनकी कविता के मर्म को मैं सम्यक रूप से समझ नहीं पाता। इतना जान सकने में सक्षम हुआ हूँ कि 1960 से 1965 तक जिस अवधि में मैं विश्वविद्यालय में था, मेरे अंग्रेज़ी के अमेरिकी और ब्रिटिश प्रोफेसर साहिबान भारतीय भाषाओं खासकर संस्कृत और हिंदी की प्रशंसा मुक्त कंठ से करते थे। प्रोफेसर मैरी लिविस की एक क्लास में चित्रकल्प को लेकर उनसे अपनी असहमत जताई थी। जब उन्होंने शाम को मुझे चाय पर बुलाया, उन्होंने ही कहा कि धर्मयुग और दिनमान पत्रिकाओं का स्तर इंग्लैंड की श्रेष्ठतम पत्रिकाओं से टक्कर लेता है। जब दिनमान की चर्चा चली, उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर गई। उन्होंने कहा कि रघुवीर सहाय's intellectual accuracy seems to be slightly superior to a gaze। मेरे लिए यह बात चौंकाने वाली थी। गत सदी के छठे दशक तक अंग्रेज़ी का दबदबा हिंदुस्तान में इतना था कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंग्रेज़ी प्रोफेसर साहिबान हमें भारत के अंग्रेज़ी लेखकों को पढ़ने नहीं देते थे। अमेरिकी साहित्य का एक पर्चा ऐच्छिक विषय के रूप में था। मैं कभी कभी ही दिनमान पढ़ता, किंतु धर्मयुग, सारिका और साप्ताहिक हिंदुस्तान खरीद कर पढ़ता। चीनी हमले के बाद हम लोग अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति कुछ अधिक ही सचेत हो गए थे। दिनमान में हमें लगता था राष्ट्रीय चेतना और समाजवाद पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया जाता था। मेरे दो अंग्रेज़ी गुरुओं प्रोफेसर रेनिंगर और प्रोफेसर मैरी लिविस ने हमें हिंदी के महत्व को समझाया। यदि मैं आदरणीय सहाय साहब का स्नेह भाजन बन पाया तो उसका सारा श्रेय असम साहित्य सभा, असम आंदोलन के नेता स्वर्गीय निवारन बोरा और मेरे शिष्य समसिंह हंसे को जाना चाहिए। मैंने ये देख लिया था कि हिंदी के पत्रकार असम के विदेशी वितारण आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि अंग्रेज़ी के अधिकांश पत्र इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। मैंने अपने लेखकीय जीवन की शुरुआत भर की थी। सहाय अंकिल अपने संपादकीय में असम आंदोलन की जैसी समीक्षा कर रहे थे, उससे पूरा देश प्रभावित था। तब मैं अज्ञात कुलशील था और आंदोलन के बारे में सबसे पहले कुछ डरते मैंने संपादक के नाम चिट्ठी लिखना शुरू किया। उन दिनों धर्मयुग, सारिका, दिनमान में किसी के 100-125 शब्द भी छप जाएं तो उसका नाम 5 सवारों में लिख लिया जाता था। शाम होते ही दिनमान, धर्मयुग और सारिका को लपक लेने के लिए मैं अपने मैक स्कूटर पर अपना पूरा परिवार लादे डिफू बुक स्टॉल पहुँच जाता। जब कोई छोटी सी चिट्ठी छपती, मिठाई, गरम समोसे खरीदकर घर लौटते और खूब खुशियाँ मनाई जाती। मेरे ट्राइबल नगर डिफू में असम साहित्य सभा का 49वां अधिवेशन 1982 में होना था। मैं सभा के कार्यकर्ता और अधिकारियों को ये समझाने में समर्थ हो गया कि सहाय साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए। उन्हें असम साहित्य सभा का निमंत्रण देने मैं स्वयं दिल्ली गया। सहाय साहब से मिलने के लिए हम और मेरे स्नेह संबंधी श्री श्याम पलट पांडे टाइम्स ऑफ इंडिया भवन पहुँचे। एक बहुत बड़े हाल में साधारण डेस्क और बेंचों पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जितेंद्र गुप्त, बनवारी, जवाहरलाल कौल जैसे बड़े लोग बैठे थे। ठीक 11 बजे
दरमियाने कद के प्रसन्न वदन और बड़े सलीके से काढ़े गए बालों वाले एक सज्जन नमूदार हुए। बनवारी जी ने उन्हें प्रशंसा भरी नज़रों से देखा और जब वे संपादक के कक्ष में घुसे मुझे बुलाया गया। उनके बगल में एक कुर्सी थी और सामने प्रायः 5 कुर्सियां थीं। मैंने हाथ जोड़े और उनके बैठिए कहने पर मैंने पूछा, कहाँ बैठूं? उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा, अरे कहीं भी बैठ जाइए, इतनी तकल्लुफ़ यहाँ नहीं है। मैं तीसरे नंबर की चेयर पर बैठ गया। इसी बीच सक्सेना साहब कमरे में आया और उनसे रघुवीर जी कहकर कुछ पूछा और चले गए। मैंने अपना परिचय दिया, बलरामपुर का नाम लिया और निमंत्रण पत्र उन्हें थमा दिया। फिर कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में सर्वोच्च अंक और प्रथम श्रेणी पाने वाले मेरे साड़ू भाई श्याम पांडे साहब भी आपसे मिलना चाहेंगे। उन्होंने चपरासी भेजा और हम दोनों से कहा, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट हूँ, बस मेरा विषय अंग्रेजी साहित्य है। थोड़ी देर बात कर हम लोग हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों से हाल में बात करने लगे। जब सहाय साहब असम साहित्य सभा के 49वें सत्र की शिरकत करने आए, तब तक इतिहास एक नई करवट ले चुका था। जिस साफ गोई, तेजस्विता और साहस के साथ रघुवीर सहाय ने असम आंदोलन का समर्थन किया था, पूरा असमिया समाज उस पर गदगद था। मेरे कई वरिष्ठ सहकर्मियों ने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था कि शायद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उनके दिनमान में लिखे संपादकीय इतने प्रखर और तेजस्वी हुआ करते थे कि लगता था कि एक दिन उनका अंतर्देशीय पत्र मिला और सभा के सत्र के महासचिव से उन्होंने पूछा था, आई हैड टू रिलिंक्विश द पोस्ट ऑफ द एडिटर दिनमान फॉर पॉलिटिकल रीजंस। If you have to invite me as an editor Dinman, I am afraid you have to rescind your invitation. Unquote. जब असम के अत्यंत सम्माननीय नेता छत्रो सिंह तिरन, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री असम सरकार ने पत्र पढ़ा, वो अभिभूत हो गए। इतना ईमानदार आदमी दिल्ली में कैसे रह लेता है? मैंने बताया कि 3 बेटियों में केवल मंजरी की शादी हो पाई है और बेटा वसंत अमेरिका में पढ़ रहा है। सभा के अधिकारियों ने तार दिया और चिट्ठी लिखी कि असमिया समाज उनकी कलम और विद्वता का आदर करता है और लोग उन्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। बहरहाल वे आए और उनके साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और गुवाहाटी के सांसद प्रोफेसर अजित कुमार शर्मा भी थे। सबको हम डिफू सरकारी महाविद्यालय में ले आए और चाय वगैरह दी गई। उस समय डिफू में बिरला की एक प्लाईवुड इंडस्ट्री थी, जिसकी अतिथिशाला में उन्हें ठहराना ठीक किया गया था। मैंने अनुरोध किया कि सहाय साहब मेरे साथ रहें, क्योंकि सभा की सारी गतिविधियों को उन्हें देखना है। प्रोफेसर कॉलोनी से वो आराम से सब लोगों से मिल सकेंगे। उन्होंने मुझे दबी जुबान में ये समझाया कि अगर मैं अकेले आपके घर ठहरा तो साथ के लोग बुरा मान सकते हैं। अंत में स्वागत समिति के सभापति तिरन साहब ने हंसकर कहा, आधा आधा बांट लीजिए। कुछ दिन अतिथिशाला में और कुछ दिन प्रोफेसर पांडे के बंगले में। पूरा असम और असमिया समाज उन्हें पाकर आनंदित था। सहाय साहब ने मुझसे इस बात को लेकर अपनी खुशी जाहिर की कि इतना बड़ा साहित्यिक आयोजन जनता बिना सरकार के सामने हाथ फैलाए हुए कर रही है। उन्हें बृहत्तर असमिया समाज और ट्राइबल लोगों का सुशील आचरण बहुत भाया था। उन्होंने मुझसे कहा, कोई भी मुझसे मिलना चाहे तो आप मुझे नींद से उठा दीजिएगा। इतना साहित्यिक उत्साह और इतनी मेहमान नवाजी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुश्किल से मिलेगी। दूसरे दिन जनप्रिय नेता जयसिंह दलोई साहब उन्हें अपने गांव ले गए, जहां उनका स्वागत कार्बी परंपरा के अनुसार हुआ। लोक नर्तकों नर्तकियों ने उनका स्वागत किया। हिरण की सींगें उन्हें उपहार में दी गईं। 3-4 बजे तक वो घर लौट आए और कहा कि रात को मैं केवल दही चावल लूँगा।
उसी रात को मैंने उनके साथ प्रोफेसर भट्टाचार्य, उनके बड़े भाई और सांसद प्रोफेसर शर्मा को रात के खाने पर बुलाया था। जब मैं अपने अतिथियों को लेकर वन्या सप्तम यानी अपने सरकारी आवास पर पहुंचा, घर बंद था। भूल से कुर्सियां भी बाहर नहीं निकाली गई थी। जब सहाय अंकिल ने मेरे असहाय और किंचित आक्रोशित चेहरे को देखा, वह बोले, टेक इजी, टेक इजी। आपकी बड़की यानी बेटी ऋचा ने मेला देखने की जिद लगाई होगी। दिनेश, मेरे भतीजे सभा के किसी काम पर गए होंगे। और सारे अतिथि बरामदे में नंगी फर्श पर बैठ गए। पूरा परिसर चमक रहा था और भीड़ उमड़ पड़ी थी। थोड़ी देर बाद परिवार के लोग वापस आए। निरामिष खाना उन्हें क्या आनंद देता, किंतु बच्चे बहुत खुश थे। मेरी दोनों बच्चियों को उन्होंने, बड़की ऋचा और छुटकी परजन्या को काफ़ी हिला लिया था। बेटा उपांशु गोद में था। बीच बीच में वो बच्चों की परवरिश के बारे में आवश्यक बातें बताते जाते। खाने की मेज पर प्रोफेसर भट्टाचार्य, जिन्हें सहाय साहब बीरेन बाबू कहते थे, और उनमें टांग खिंचाई चलती रहती। सहाय साहब प्रोफेसर भट्टाचार्य जी की चर्चा बड़े प्यारे इंसान के रूप में करते रहते। बात अपनी तारीफ तक पहुंच रही है। जब मेरे बाकी सम्माननीय अतिथि चले गए, उन्होंने बंद घर की चर्चा में कहा, आप में बहुत धैर्य है और वो आपकी बड़ी शक्ति है। मैं तो ऐसे अवसर पर शायद कुछ तोड़ने फोड़ने पर उतारू हो जाता। आगे उन्होंने जोड़ा, इस गांव जैसे कस्बे में यूपी की यह लड़की यानी मेरी पत्नी उगती होगी। आपकी दोनों बेटियां भी तो पूरा बाजार उठाकर लाना चाह रही होंगी। टेक इजी अनकोट। हफ्ते भर के उस सामीप्य में डॉक्टर भूपेन हजारिका और उनकी बातों का रस भुला पाना कठिन है। सहाय साहब भूपेन दा के संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा था, डॉक्टर हजारिका, लखनऊ के लोग आपकी संगीत के लिए पागल हो जाएंगे। तब तक वो फिल्म रुदाली नहीं आई थी जिसमें भूपेन दा का बुक हुम हुम करे था। भूपेन दा डॉक्टर बच्चन और शिवमंगल सिंह सुमन, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनके साथ थे, के बारे में बात करते रहे। सहाय साहब ने बच्चन जी को विद इन इन्वर्टेड कामा मेरे साहित्यिक गुरु कहा था। बाद में मैंने ये महसूस किया कि बच्चन जी की तरह सहाय साहब की कविताओं में जीवन की भाषा है, किंतु बच्चन जी वर्ड्सवर्थ की तरह प्रायः ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सरल होते हुए भी जड़ाऊ लगती है। किंतु सहाय साहब की भाषा W.H. आर्डन, फरवरी 1907 सितंबर और 1973 की तरह है। उसमें तन की सुंदरता ढूंढने से मिलेगी, लेकिन अर्थ गंभीर को कौन नकारेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सहाय साहब की कविता की भाषा का संगीत, जिसे अंग्रेजी में यूफनी कहते हैं, उसे अर्थ प्रदान करता है। इतने कम समय में उन्हें ठीक से समझना मुश्किल काम था। कवि सम्मेलन और मुख्य भाषण के अतिरिक्त वह अन्य गोष्ठियों से बचते रहे। उनका कहना था कि जैसे आतिथेय को मर्यादा का पालन करना पड़ता है, अतिथि को भी मर्यादावादी होना चाहिए। हो सकता है कि असमिया के साहित्यकार मेरे सामने कुछ बातें खुलकर न बोल सकें। सम्मेलन में आए एक बहुत जिम्मेदार विद्वान ने मुझसे कहा था कि श्रीयुत बीरेन कुमार भट्टाचार्य की हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों से नज़दीकी असम के एक खास वर्ग को अच्छी नहीं लगती। आई कोट, "Some writers of Assam do not relish Professor Bhattacharya's hobnobbing with eminent Hindi writers and poets." I unquote। मैंने उनसे कहा कि श्री सहाय को देखिए और फिर तय करिए कि हिंदी के साहित्यकार असम और पूर्वोत्तर के प्रति कितने वफादार हैं। एक दिन मेरे आवास पर यह चर्चा हुई कि पेशे से पत्रकार होना कैसा है। सहाय अंकिल ने कहा कि तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई तुमसे इच्छा के विरुद्ध लिखवा सकेगा। तुम्हें PhD पूरी करनी चाहिए ताकि किसी शोध संस्थान या विश्वविद्यालय में जा सको, फिर पूरी जिंदगी कहानी लिखते रहना।
मेरा जीवन दर्शन है कि अनुचित ढंग से किसी पर शक न किया जाए, किंतु शाक लगने पर सावधान हुआ जाए। आई कोट, बट वी मस्ट नॉट एंड अप एज ए सिनिक। फिर उन्होंने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के बारे में कहा कि इन लोगों पर अब विश्वास कर पाना मुश्किल है। एक दिन पहले जब मैं गाड़ी लेकर उन्हें और प्रोफेसर अजीत शर्मा तथा भट्टाचार्य को लाने बिरला गेस्ट हाउस गया, वो तीनों लोग खाना खा रहे थे। जब पापड़ आया तो उन्होंने प्रोफेसर भट्टाचार्य से मुखातिब होकर कहा, जानते हैं बीरेन बाबू, राजस्थान के लोग खाने के अंत में पापड़ क्यों लेते हैं? आप ही बताइए। बीरेन बाबू मुस्कराए, क्योंकि वहाँ अक्सर पानी की कमी रहती है और पापड़ मुंह को साफ कर देता है। इस पर प्रोफेसर अजीत शर्मा भी मुस्कराए। मैंने गौर किया कि सहाय साहब के टोन में विनोद था, कटुता नहीं। मैंने कहा कि सुनते हैं मध्य प्रदेश में पापड़ों की वैरायटी को स्टेटस सिंबल माना जाता है। एक दिन जब वह मेरी बिटिया ऋचा और प्रजन्या से बतिया रहे थे, मैंने उनसे यह कहा कि दोनों लड़कियों की हिंदी पर असमिया का असर है और वह नफीस हिंदी नहीं बोल पाती। उन्होंने मुझे झिड़की दी, यह असर तो स्वाभाविक है, यू कैनॉट रेजिस्ट द फोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, आप लोग घर पर अवधी ही बोलिए, आपके बच्चे एक विराट सांस्कृतिक संपदा से जुड़े रहेंगे। इस राय को हम पति पत्नी समझ न सके। जब भतीजे दिनेश ने सब्जियों के बारे में उनकी पसंद जाननी चाहिए, वो निखालिस अवधी में बोले, परवर दुलरुआ। फिर उन्होंने नीरजा को कई व्यंजनों की रेसिपी भी बताई। जब उन्होंने हरियाइन कच्चेपन शब्द का व्यवहार किया, हम दोनों खूब हंसे। अपने लगभग एक सप्ताह के सामीप्य में मैंने ये महसूस किया कि वह साहित्य से अधिक जीवित मनुष्यों में दिलचस्पी लेते हैं। जब असम राष्ट्र सेवा के कोई अधिकारी अपने को हिंदी का सेवक कहने लगे, कवि ने उत्तर दिया, सेवक नहीं, आप लोग हिंदी के स्वामी हैं। वह अपना भाषण टाइप करा कर लाए थे। असम के कई हिंदी लेखक, जिनमें बीएचयू से हिंदी में एमए किए लोकनाथ भराली साहब भी थे, उस भाषण का असमिया अनुवाद करने लगे। असमिया, अंग्रेजी और हिंदी के जानकार लोगों ने बामुश्किल तमाम उसका अनुवाद किया और असमिया में उसे साइक्लो स्टाइल करके बांट दिया गया। छत्र सिंह तरन साहब ने उनसे कहा, सहाय जी, आज हम लोगों ने आपको कार्बी ट्राइबल बना दिया है। लोगों ने उन्हें वो साफा बांधा जिसे राजअतिथि को बांधा जाता है। वह अपना टेप रिकॉर्डर लाए थे और मुझसे कहा था कि 5 मिनट के बाद उसे बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं उनके हिंदी गद्य के उदात्त गंभीर पदा सरस्वती पर इतना मुग्ध था कि उस मशीन को संभाल न सका। उन्होंने कहा था कि साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हमें मुक्त करता है। दूसरे दिन असम के एकमात्र और सबसे पुराने अंग्रेजी दैनिक द आसाम ट्रिब्यून ने प्रथम पृष्ठ पर उनकी तस्वीर छापी थी और बाद में उस भाषण की चर्चा बहुत दिनों तक होती रही। जब कविता पाठ का आयोजन हुआ, उन्होंने राजकमल से सद्या प्रकाशित कविता संग्रह लोग भूल गए हैं कि एक कविता पढ़ी। लोग भूल गए हैं एक तरह के डर को जिसका कोई उपाय था, एक और तरह का डर जिसका कोई उपाय था, एक और तरह का डर अब वे जानते हैं जिसका कारण भी नहीं पता। इसमें एक तरह की खुशी होती है जो एक नीरस जिंदगी में कोई सनसनी आने पर होती है। कभी किसी को मौत की खबर सुनकर मुस्करा उठते हुए अनजाने में देखा होगा। जब मैंने उनकी कविताओं को समझ ना पाने का जिक्र किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनके गद्य को अपने अधिक अनुकूल पाता हूँ। लखनऊ में जड़ें होने के कारण किसी कवि को ये दिक्कत हो सकती है कि उसकी भाषा में जो नज़ाकत नफासत है वो उसकी कविता को केवल रोमानियत यानी रोमांटिसिज्म की ओर ले जाए और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कविता का तेवर बिगाड़ दे। साथ ही संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखने से शायद कविता में वो कमनीयता ना आ सके। ऐसे में वह गालिब से इतर जायसी वाली शैली में कविता लिखते थे।
जहाँ सादगी में भी सौंदर्य है। मैं तो उनके गद्य का शहदाई हूँ। उन्हें पढ़कर मुझे विलियम सॉमरसेट मॉम की टिप्पणी याद आती है। जॉन ड्राइडन ने कविता शैलियों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, किंतु उनकी कविता में वो लय, माधुरी और काव्यात्मकता ना आ सकी जो उनके गद्य में है। मॉम ड्राइडन के गद्य को डिलाइटफुल कहते हैं। मुझे सहाय साहब के गद्य में खासकर रंगमंच समीक्षा के लिए जो गद्य दिलमान में वे लिखते थे, वो गद्य मुझे हिंदी की दुर्लभ संपदा लगता है। एक बार हिंदी के एक बड़े पत्रकार भारत सरकार के कोई मंत्री थे जो सरस्वती गणपति वंदना के बाद मंच पर जूते उतारे बिना चढ़ गए थे। सहाय साहब ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सरस्वती गणपति वंदना के बाद भारतीय रंगमंच मंदिर में परिवर्तित हो जाता है। उस समय मंच पर जूता पहनकर कभी नहीं जाना चाहिए। पूर्ण प्रगतिशीलता के बावजूद अपनी परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रघुवीर सहाय की बहुत बड़ी शक्ति थी। जब साहित्य सभा का उत्सव बीत गया, उन्होंने मुझसे कहा कि जो बातें या वस्तुएं हम लोगों के लिए नगण्य होती हैं, बच्चों के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण। उनसे वादा करने के बाद हर कीमत पर वादा निभाना चाहिए। एक शाम वो मेरे तीनों बच्चों के लिए उपहार लाए। ऋचा और पर्जन्या के लिए खिलौने वाली चेन और उपांशु के लिए गाड़ी जिसे वो रस्सी से बांध कर खींच सके। मेले से लौटने के बाद उन्हें छुटकी यानी पर्जन्या और उसकी एक सहेली दीना मुल्ला दिख गई। दोनों चेनें उन्होंने दोनों बच्चियों को पहना दी। मेरी बड़की यानी ऋचा 5 मिनट बाद आई और रोने लगी। साय साहब ने बहुत धैर्य के साथ उसे दुलराया और कहा, तुम्हारे लिए मैं दीमापुर से और अच्छी चेन भिजवा दूंगा। जब वह दीमापुर से दिल्ली के लिए प्लेन पकड़ने निकले, उन्हें विदाई देने के लिए आदरणीय छत्र सिंह साहब और मुझे भेजा गया। जब वो अपनी अटैची ठीक करने लगे, तरन साहब ने वो जिम्मेदारी खुद निभाई। एक भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री की यह विनम्रता उन्हें अभिभूत कर गई। जहाज पर बैठने के पहले उन्होंने 10 रुपये का नोट निकाला और कहा, सबसे पहले ऋचा के लिए चेन लेना है। मैंने उनसे कहा कि 3-4 रुपयों में बच्चों वाली चेन मिल जाएगी, लेकिन वह ना माने। उन्होंने कहा कि कल सुबह मुझे चिट्ठी लिख देनी है कि ऋचा चेन पाकर खुश हुई। उन्होंने मुझे कई चिट्ठियां लिखी जो हमारे लिए अगाध संपत्ति हैं, और कुछ चिट्ठियां प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने अपने दस्तावेज में छापी भी। बाकी मेरी फाइलों में गुम पड़ी हैं। चलने के पहले वह अपने 2 कविता संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं हमें साइन करके दे गए। मैं अपनी पत्नी को घर में नीनी कहता हूँ, और उन्होंने पूछा नीनी जी का अच्छा वाला नाम क्या है। जब मैंने उन्हें नीरजा बताया, वे बोले, ये बात बहुत आश्वस्त जगाती है कि लोग अभी भी कविता पढ़ते हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपनी दूसरी बेटी हेमा को चिट्ठी डिक्टेट कराई और नीचे हस्ताक्षर किए। इसके बाद दफ्तर में केवल 5 या 7 मिनट देर आने के लिए उन्हें 14 वर्षों की प्रशंसनीय सेवाओं के बाद निकाल दिया गया। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। ये 14 वर्षों की प्रशंसनीय सेवाओं, ये अभिव्यक्ति मैंने दिनमान के उस संपादकीय से ली है जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था उनके बाद। उसके बाद कलकत्ते से आने वाली रविवार पत्रिका में उनकी कहानियों और निबंधों को पढ़ता रहा। दिनमान का सुहाग तो लुटना ही था। एक बार उनकी पालतू बिल्ली को किसी ने मार डाला, और उस बिल्ली की हत्या के विरुद्ध उन्होंने रविवार में जो टिप्पणी लिखी वो अपने वैष्णवी अंदाज में अभिभूत करने वाली थी। 1986 में मैं ऋचा और पर्जन्या के साथ दिल्ली गया। हम लोग लगभग 1 घंटे वहाँ बैठे। जब एक सुंदर बिल्ली उनके पाँव के पास बैठकर म्याऊं म्याऊं करने लगी, उन्होंने बताया कि जिस बिल्ली की हत्या के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी वो इसकी नानी थी। तब बसंत जी शायद अमेरिका में थे और केवल उनकी दूसरी बच्ची हेमा घर पर थी। वह परिवार के लिए संघर्ष के दिन रहे होंगे, किंतु वो पूरा परिवार तनाव मुक्त था और मेहमान नवाजी का लखनऊआ अंदाज साफ नजर आता था। मेरी छुटकी हेमा से ज़्यादा बात करती रही।
लेकिन बड़ी बेटी ऋचा विमलेश्वरी आंटी से बहुत प्रभावित थी। छोटी वाली परजन्या ने हंसते ही सहाय अंकिल के कान में ये फुसफुसाया, तुमने मार डाले लोग, हा 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 हा। और मैंने सोचा कि एक कवि तीसरी पीढ़ी के बच्चे से अपने कविता सुनकर अवश्य प्रसन्न हुआ होगा। जब हम उठकर चलने लगे, हेमा हमें घर से कुछ दूर सड़क तक छोड़ने आई। तब मेरी बेटी परजन्या ने किसी भिखारिन का स्वतः स्फूर्त अभिनय किया। हेमा बहन ने कहा, इसमें अभिनय की प्रतिभा है। जब हम ऑटो रिक्शे में बैठ गए, ऋचा ने कहा, पापा विमलेश्वरी आंटी की आंखें कितनी सुंदर हैं। राजाओं के दरबार में जो राजकुमारियां हैं उनकी पेंटिंग की तरह हैं आंखें। मैंने उन दोनों बेटियों को कांगड़ा कलम के बारे में बताया। 1986 के बाद हेमा को 12 दिसंबर 2020 को जनश्लोक पुस्तकालय के प्रोग्राम में लाइव देखा सुना। लगा कि ईश्वर ने माता पिता के सपनों को साकार कर दिया है। भाषा और वाणी की शुद्धता और मानवीय संवेदना के प्रति सहाय साहब का जो आग्रह होता था, हेमा बहन को देख सुनकर लगा कि वो पूरा हो गया। सहाय अंकिल आपको याद कर उन मूल्यों की याद हो आई है जिनके लिए आप और आपके परिवार ने इतना संघर्ष किया। आपसे केवल इतनी शिकायत है कि आप बहुत जल्दी चले गए। आपकी उन स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ जो आज तक जीवन का पाथेय बनी। तो नमस्कार मित्रों, इतने धैर्यपूर्वक आपने हमारी बात सुनी, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।